नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। वक्त प्राइम एजेंडा का है। आज हम कोरोना मीटर की जानकारी आपको दें, इससे पहले आज जो सियासी सरगर्मी चलती रही, हम पहले उस पर थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। बस विवाद अब किराए के विवाद में तब्दील हो चुका है। जी हां, आज उत्तर प्रदेश की सरकार में उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री पर आरोप जड़ा कि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री किराए को लेकर भ्रमित करने का काम कर चुके हैं। राजस्थान की सरकार का कोई भी बकाया उत्तर प्रदेश की सरकार पर नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार छात्रों को लेकर आने वाली बसों का भुगतान पहले ही कर चुकी है। यानी अब तक जो बस विवाद था हमारे श्रमिक और मजदूर भाइयों को लाने ले जाने को लेकर, वो अब किराए के विवाद में तब्दील हो गया है। ये जो रार है, ये जो सियासत है, ये नए रास्ते खोजती दिखाई दे रही है। और भी बहुत सारी टिप्पणियां दिनेश शर्मा जी की तरफ से की गई। उन्होंने कहा कि संवेदनशीलता का ढोंग कर रही है कांग्रेस पार्टी। एक तरफ वो श्रमिकों के लिए बस चलाने की बात करती है, उन बसों को बॉर्डर पर खड़ा करती है, वहीं दूसरी तरफ किराए के लिए जो कि भुगतान हो चुका है उसके लिए वो रिमाइंडर पर रिमाइंडर भेजने का काम करती है। ये एक तरह से कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने आज ये हमला बोला। इतना ही नहीं, आज कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी ने 22 विपक्षी दलों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और दो मुद्दों पर केंद्र की सरकार पर जबरदस्त हमले किए। पहला मुद्दा अर्थव्यवस्था का था। 20 लाख करोड़ के पैकेज को लेकर सोनिया गांधी ने आज कहा, विपक्षी दलों के साथ बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो बैठक हो रही थी, कि यह देश के साथ एक क्रूर मजाक है। नंबर 2, उन्होंने यह भी कहा कि दरअसल यह सरकार लॉकडाउन को लेकर एक अनिर्णय की स्थिति में रही, जिसका नतीजा यह हुआ कि हम लॉकडाउन करके भी किसी स्थिति में नहीं पहुंच पाए हैं। सरकार के पास कोई रोड मैप, रणनीति और विजन नहीं है। हालांकि अभी तक कोई जवाब सत्ता पक्ष की तरफ से नहीं आया है इस पूरे विषय पर। बहुत उम्मीद है कि थोड़ी बहुत देर में इस पर जवाब आ जाए। इस सब के बीच में राहुल गांधी ने भी टिप्पणी की। उन्होंने भी यह कहा कि लॉकडाउन को लेकर या फिर कोरोना को लेकर कोई स्पष्ट रणनीति सरकार के पास नहीं है। सरकार को लग रहा था कि 21 दिनों में थम जाएगा, लेकिन यह थमा नहीं और फिर सरकार लॉकडाउन पर लॉकडाउन करती गई और सरकार को यह भी पता नहीं था कि लॉकडाउन के बाद हमें क्या करना है और इस सब वजह से हमें इस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। अब जो कांग्रेस पार्टी कह रही है, उनकी दलीलों में, उनके बयानों में कितना दम है, हम जरा इसको भी देखेंगे, इसको भी टटोलेंगे। सबके बीच महत्वपूर्ण बात यह है आज कि आरबीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बाकायदा आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए 10 बजे के आसपास, और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो महत्वपूर्ण बातें थीं, जो थोड़ी चिंताजनक थीं, वो ये कि उन्होंने कहा कि ये जो फाइनेंशियल ईयर है, इसके लिए देश की जीडीपी की जो ग्रोथ है वो नेगेटिव मोड में रहेगी। नेगेटिव मोड में रहेगी, यानी शून्य नहीं, शून्य से भी एक नीचे की स्थिति में आएगी। इस सब के बीच में उन्होंने 2-4 ऐलान भी किए। उन्होंने रेपो रेट को घटाया, लेकिन रिवर्स रेपो रेट में कोई तब्दीली उन्होंने नहीं की। जब यह पूछा गया कि इस स्थिति से हम कब तक उबर पाएंगे, तो उन्होंने कहा कि अप्रैल 2021 तक का वक्त हमें लग जाएगा, तब तक हम थोड़ा बहुत संभलने की स्थिति में होंगे। थोड़ी सी राहत उन्होंने दी ईएमआई को लेकर। अगले 3 महीनों तक जो ईएमआई देने वाले लोग हैं उन्हें राहत उनके लिए हो सकती है। हालांकि ईएमआई के साथ एक मामला यह है, जो ईएमआई भरने वाले तमाम लोग हैं, जो भुक्तभोगी जिन्हें हम कह सकते हैं, कुछ शिकायतें इस तरह की भी मिली हैं तमाम ईएमआई दाताओं की तरफ से कि सरकार ने जो प्रोविजन किए हैं या आरबीआई ने जो प्रोविजन किए पहले भी उसके बावजूद उनके पास ईएमआई के नोटिसेस या फिर ईएमआई नहीं चुकाने पर जो पेनल्टी या जो ब्याज होता है उसके नोटिस आते रहे। ऐसे में आज जो आरबीआई गवर्नर ने कहा है, जो भरोसा दिलाया है लोगों को, उपभोक्ताओं को, ऐसे लोग जो ईएमआई देते हैं, वो कितना कारगर होगा, कितना नहीं होगा, ये हम आने वाले वक्त पे देखेंगे। आज एक बहुत ही सम्मानित, बहुत ही खास और एक तरीके से वरिष्ठ पैनल हमारे साथ है। हम उसके साथ जुड़ना चाहते हैं इन सारे विषयों पर, अर्थव्यवस्था के सवाल पर, लॉकडाउन को लेकर जो अब आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं
उत्तर प्रदेश की सरकार और राजस्थान की सरकार, और दोनों ही तरफ से उप मुख्यमंत्री जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, हम इस सब पर बात करना चाहते हैं। लेकिन बहुत संक्षेप में और बहुत जल्दी से हम एक बार देश और दुनिया का कोरोना मीटर आपको बता दें। हम ये बताते आपको इसलिए हैं जिससे जो असल चुनौती है, जो असल चैलेंज है, उससे हमारा दिमाग भटक न जाए, क्योंकि वो कतई कम होता नहीं दिख रहा है। एक भी दिन ऐसा नहीं गया है जिस दिन आंकड़ा कम होना शुरू हुआ हो, आंकड़े की रफ्तार घटी हो। ये जो कोरोना का कहर है वो लगातार जारी है। पूरी दुनिया में अब जो स्थिति है संख्याओं में, वो 51,25,000 के पार चली गई है। 19,64,000 लोगों ने अब तक पूरी दुनिया में कोरोना को मात दी है। 3,33,000 से ज्यादा लोग पूरी दुनिया में शिकार हो चुके हैं कोरोना के। भारत की स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। भारत में भी जो आंकड़ा है वो लगातार चौंका रहा है। 1,18,000 के पार हमारी संख्या हो गई है। 48,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए। भारत के परिप्रेक्ष्य में 3,583 लोगों की अब तक मृत्यु हो चुकी है। उत्तर प्रदेश को देखिए, 5500 के पार यह संख्या चली गई है। 3,204 लोग ठीक हुए हैं और 138 लोगों की मृत्यु अब तक हो चुकी है। यानी जिस एक वैश्विक संकट से, जिस एक वैश्विक महामारी की वजह से पूरी दुनिया और पूरे देश में जो संकट आया है विभिन्न क्षेत्रों में, वो जिस वजह से आया है उसकी रफ्तार थम नहीं रही है, कम नहीं हो रही है। हमारा मकसद यही होता है कि हम असल चुनौती की तरफ आपका ध्यान दिलाते रहें। अब जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप, अलग अलग दलों की जो समीक्षाओं से निकलने वाले जो आरोप हैं, हम उन पर आना चाहते हैं और शुरुआत हम करेंगे जरा उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री की तरफ से जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, और खास तौर से जो बस का विवाद था वो अब किराए के विवाद में तब्दील हो गया है। उसको लेकर कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता डॉक्टर विजय खेड़ा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर खेड़ा, बहुत बहुत स्वागत है। लंबे वक्त के बाद आप प्राइम न्यूज के साथ जुड़े हैं। वेलकम टू द प्राइम न्यूज। हमारे साथ शैलेंद्र सिंह, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक जो बेबाक टिप्पणी रखते हैं, नावेद शिको साहब जुड़े हुए हैं। शिको साहब, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ आशुतोष गुप्ता जी, बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं, लगातार अर्थ के विषयों पर प्राइम न्यूज पर अपनी राय देते रहे हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कुछ और विश्लेषक भी हमारे साथ अब से थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। आशुतोष जी, हम आपके पास आए और जरा ये अर्थव्यवस्था के नजरिए से, आरबीआई के नजरिए से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उस पर सवाल जवाब करें कि इसके क्या दूरगामी परिणाम हैं। इस बीच तक, जैसे आज आरबीआई गवर्नर ने कहा कि अप्रैल 2021 तक हालात थोड़े बहुत बेहतर होंगे, हम ये उम्मीद रख सकते हैं। इस बीच में ऑक्सीजन कहां से मिलेगी, क्या कोई रेमेडी हो सकती है, क्योंकि हमें एक तत्काल कोई ना कोई स्थिति तो चाहिए जो इससे हम लड़ें, जूझें, निकलें, वगैरह वगैरह। इन सारे सवालों पर आए इससे पहले आज हम डॉक्टर विजय खेड़ा के पास जाना चाहते हैं। ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार और राजस्थान की सरकार के बीच में जो कुछ चल रहा है, डॉक्टर खेड़ा, हम तो ये उम्मीद करके चल रहे थे कि विवाद कम से कम थम जाएंगे। हालांकि जो हुआ दोनों राजनीतिक दलों के बीच में, दोनों सरकारों के बीच में, उसकी एक दुखद स्थिति जिस पर हम बार बार टिप्पणी करते रहे, वो ये हुई कि मजदूरों को बसें मिल जानी चाहिए थी तमाम सियासत को अलग रख के, लेकिन नहीं मिल पाई। चलिए, फिर भी देश भूलता, उत्तर प्रदेश भूलता, इससे पहले ये बस विवाद किराए के विवाद में तब्दील हो गया। अब ये विवादों की नई किश्त क्यों चल रही है सर? वक्त तो आपदा का है, वक्त तो मिलकर लड़ने का है, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो मिलकर लड़ने की बात तो सब राजनीतिक दल भूल गए हैं डॉक्टर खेड़ा, और अब सियासत ही सियासत हो रही है। क्यों हो रही है सर? प्लीज बोलिए। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, सियासत का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इस संकट के समय चाहे सरकार किसी भी राजनीतिक दल की होती, सरकार की जिम्मेदारी है इस संकट के समय में लोगों की मदद करे और देश को इस बड़ी मुसीबत से बाहर निकाले। और उसके लिए जो शुरुआत की थी प्रधानमंत्री मोदी जी ने, शुरू में ही चाइना में हवाई जहाज भेज के पूरे विश्व को संदेश दे दिया था कि भारत के इरादे दृढ़ हैं और कोरोना से ये जीत के रहेगा। और पिछले 2-3 महीने का जो इतिहास है भारत सरकार का और स्टेट गवर्नमेंट का भी, मैं कहूंगा इतना अच्छा इस लड़ाई लड़ने में इतना सफल चल रहा था। बीच में 1-2
चीजें ऐसी हो गई जिसमें से एक तलवीकी समाज की वजह से एकाएक काफी संकट टूट पड़ा हमारे ऊपर। दूसरी कई स्टेट गवर्नमेंट जैसे वेस्ट बंगाल है, महाराष्ट्र है, इन लोगों ने बिल्कुल ही ढंग से इसको डील नहीं किया, इससे जूझने के लिए कोई संकल्प नहीं लिया शुरू में और देर कर दी। इसलिए आज हिंदुस्तान के एक तिहाई कोरोना के लोग खाली मुंबई में डटे हुए हैं। 33% से अधिक आप समझ लीजिएगा महाराष्ट्र में। ये अपने आप में एक उदाहरण है। शुरू में ममता जी ने भी वेस्ट बंगाल में साथ नहीं दिया। ये कुछ कारण बने हैं जिसकी वजह से आज हम इतने बड़े संकट में फंसे हुए हैं। फिर भी हम इससे बाहर निकल आएंगे। अब रहा राजस्थान का सवाल, तो आप देखिए शुरू में आप जानते हैं कोटा हिंदुस्तान में एक ऐसा एजुकेशन हब, एक ऐसा सेंटर बन गया है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, हर जगह से लड़कियों IIT, IIM वगैरह में आने के लिए वहां जाके कोचिंग करते हैं। बेंगलोर, दिल्ली, बॉम्बे, कहीं से भी, हैदराबाद से भी बड़ा कोटा एक सेंटर बन गया है, सभी जानते हैं। अकेले मेरा झांसी मेरी लोकसभा क्षेत्र है जहाँ से मैं चुनाव एक बार लड़ चुका हूँ। झांसी के लिए अकेले हजारों लोग, कई हजार लोग स्टूडेंट्स वहां पर थे। एक मेरे क्षेत्र से तो हम समझ सकते हैं कि वहाँ लाखों स्टूडेंट्स रहे होंगे हिंदुस्तान भर से। तो सबसे पहले उन बच्चों को जो वहाँ फंस गए थे अकेले, जो किराए के मकानों में रहते थे, लोग खाली करने के लिए बोल रहे थे, उनकी संकट के लिए सबसे पहले योगी सरकार ने कदम उठाया और जितनी बसेज उनसे हो सकती थी वहां से झांसी के लिए, वहां से गोरखपुर के लिए, वहां से लखनऊ के लिए, हर जिले के लिए, गाजियाबाद के लिए, कोटा से बच्चों के लिए लाने का भारी इंतजाम किया गया। अब थोड़ी सी बसें जब कम पड़ी और बच्चे ज्यादा थे तो उनसे 100 बसें के करीब आसपास मांगी गई राजस्थान सरकार से। राजस्थान सरकार ने 70 बसें के करीब दी उस समय। अब एकाएक जब इन्होंने इनका ये उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने जब बसेस की बात की, 1000 बसेस चलाने के लिए कहा, जरा ध्यान से सुनिए, उस 1000 बस के लिए जब कहा उन्होंने, तो सरकार ने उसके डिटेल्स मांगे, जो कि एक अफसर की ड्यूटी है कि उसका भौतिक प्रमाण चाहिए। अगर बस वहाँ अलॉट कर दें और बस ना पहुंचे, वहाँ इनका मोटरसाइकिल पहुंच जाती तो 150 लोग अपने बच्चे बीवी लादे हुए अपना सामान वहाँ खड़े होते बस पर, और देखा इनका ऑटो पहुंचा हुआ है या पहुंचा ही नहीं हुआ है। फेक नंबर जब इन्होंने दे दिए तो इस तरह भौतिक प्रमाण उसके लिए आवश्यक था, जिसके लिए इतनी हाई तो मचा दी इन्होंने। और दूसरी बात, जब सोनिया गांधी की रैली के लिए 2-2, 3-3 हजार बसें इकट्ठी की जा सकती हैं, तो इस संकट में 1000 बस अगर भेज दी तो अच्छी बात थी, ये स्वागत योग्य कदम था। लेकिन वो वास्तव में सच तो होता, फेक बसें और फेक नंबर से तो नहीं होता। और तुम्हें इसमें ढोल बजा के राजनीति करने की क्या आवश्यकता थी? भेजने से अच्छी बात थी, हम उसकी मदद जरूर स्वीकार करते हैं। हम राजस्थान सरकार की बसेस की भी हमने स्वीकार किया थी। अब राजस्थान सरकार एकाएक जब देखा कि वहाँ प्रियंका गांधी की ये बसेस का जो फेक नंबर आ गए, जब ये पकड़ में आ गई बात, जब ये बात फैल गई कि एक सारा राजनीतिक गेम था, तो राजस्थान सरकार ने उसको मोड़ने के लिए, तुरंत उसका जवाब देने के लिए उन 70-80 बसों का बिल मांगने लगे। डॉक्टर खेड़ा, आपको लग रहा है कि खीज में ये जो हो रहा है वो खीज में हो रहा है? खीज में तो है ही, 7 महीनों से तो सो ही रहे थे। ऐसे भेजना अलग बात है, और एक मांग के जोरदारी से और पेमेंट कर देंगे। जब तुमको वहाँ लाखों रुपया केंद्र सरकार दे रही है, लाखों करोड़ों रुपया दे रही है, तो उसमें तुमको 36 लाख रुपया इस समय इस संकट में उत्तर प्रदेश से मांगने का पड़ा हुआ था। राजस्थान के मुख्यमंत्री की बिल्कुल अल्प बुद्धि का एक जीता जागता उदाहरण है, अल्प बुद्धि का प्रमाण है। डॉक्टर खेड़ा, आप कह रहे हैं कि अल्प बुद्धि का प्रमाण है, एक तरह से खिसियाहट है या खीज है? शैलेंद्र जी जुड़े हुए, हम बहुत जल्दी से जवाब लेते हैं नावे साहब को जोड़ते हुए, और फिर आज थोड़ा हम अर्थ के हिसाब से, अर्थव्यवस्था के हिसाब से इस डिबेट को थोड़ा आगे चलाना और बढ़ाना चाहते हैं। शैलेंद्र जी, क्या ये खीज है? क्या ये इस बात की छटपटाहट है कि जो हम करना चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि जो हम करना चाहते थे, बसों के जरिए जिस तरह की सियासत हम आजमाना चाहते थे वो चल नहीं पाई, लिहाजा अब खिसियाहट में ये बिल भेजना और ये पैसा मांगना, ये वाला काम हो रहा है। उस पर भी उप मुख्यमंत्री ने ये कहा, दिनेश शर्मा जी ने, कि साहब ये भुगतान हम पहले ही कर चुके हैं, इसके बावजूद हमको रिमाइंडर पर रिमाइंडर भेजा जा रहा है। प्लीज रिस्पॉन्ड करिए, क्या जवाब है इन आरोपों का? शैलेंद्र जी बोलिए। शैलेंद्र जी आप जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं हमारी बात, प्रश्न आप तक पहुंचा? आवाज आपको मिल रही है ना? जी मिल रही है, बोलिए, जवाब दीजिए। देखिए, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, बोलिए। सबसे पहले इन सभी बातों से पहले गरीबों की मदद करना अत्यंत नितांत आवश्यक है। ये जितना भी तांडव हो रहा है, मुझे लगता है कि आज हिंदुस्तान का गरीब जो है वो पूरी तरह से जो है इस तरह की हरकतों पे बहुत पीड़ित है और बहुत हृदय विदारक उसके साथ ये घटना हो रही है। मुझे लगता है कि जो चिट्ठियों का
वातावरण समाप्त होने के बाद शुरू किया गया भारतीय जनता पार्टी के साथ जी। बहुत ही घृणित मानसिकता का ये प्रचारक है। बहुत घृणित मानसिकता ये दिखाई दे रही है। आज की तारीख में शैलेंद्र जी थोड़ी देर के लिए, शैलेंद्र जी हमारा प्रश्न जोड़िए, आप ही बोलेगा। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि आप ईमानदारी से मदद कर रहे थे, थोड़ी देर के लिए आपका जो सुझाव था वो, हालांकि बीजेपी या फिर यहां डॉक्टर खेड़ा जो डिबेट में है वो मान नहीं रहे, वो इसको सियासी नजरिया मान रहे हैं, लेकिन ये जो किराए को लेकर विवाद है, ये जो पैसे को लेकर विवाद है, ये क्या है? कम से कम इसको तो रोक देते भाई। इन्होंने बस नहीं चलने दी, वो चलनी चाहिए थी। फ्रॉम द डे वन हम ये कह रहे हैं, हमारे मजदूर भाइयों को उनका लाभ मिलना चाहिए था। उत्तर प्रदेश की सरकार या जो प्रदेश की बीजेपी यूनिट है उससे भी हमने इसी से जुड़े सवाल पूछे, लेकिन वो दी एंड हुआ नहीं कि आपने एक नया अध्याय शुरू कर दिया। शैलेंद्र जी आपकी पार्टी ने, ये क्या है? देखिए राजीव भाई, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि राजस्थान की बात, बसों की किराए की सारी बातें तब हुई, ये 10 महीनों पुरानी घटना हो चुकी है। ये आज बातें तब निकल के आ रही हैं जब हमने गाड़ी देने का प्रस्ताव दिया, ठीक है, और आपने प्रस्ताव स्वीकार किया। आपने 889 गाड़ियों का प्रस्ताव माना, बाकी गाड़ियां आपके हिसाब से गलत थी। ये सारी बातें तब निकल के आ रही हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि आज मजदूर जिस तरह से बस के लिए बेबस है, कल उसी तरह से हमारे साथ वो खड़ा नहीं होगा। इस तरह की घृणित मानसिकता की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मुझे लगता है ये बहुत ही सरासर नाइंसाफी और एक तरह से बेईमानी है मजदूरों के साथ में। और सुनिए, ये जो हो रहा है, राजीव एक मिनट बोलिए, आपका मौका है, बोलिए। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हिंदुस्तान की राजनीति में मुद्दों से भटकाए रखो, लोग परेशान हैं, पीड़ित हैं, सवाल ना उठे। आपने महीना भर, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना, ये सारी महीने बीत चुके हैं, लेकिन आपके पास कोरोना से लड़ने का कोई भी इक्विपमेंट नहीं है। आपके डॉक्टर परेशान, आपके नर्सेज परेशान। यहाँ उत्तर प्रदेश, अब जल्दी से सवाल शैलेंद्र जी, जल्दी से सवाल। एक मिनट, आप सवाल आप भी बोलिए, मैं बार बार कहता हूं सवाल बस एड ऑन कर लीजिए। हमें ही बताइए कि ठीक ऐसा ही आरोप कि साहब मजदूरों के पीछे छिपकर सियासत कर रहे हैं, आरोप कि बस के जरिए अपनी राजनीति को रफ्तार देना चाहते हैं, यही दूसरा विपक्षी दल आप पर लगा रहा है। आपके लिए सवाल ये, तो जनता या मजदूर, हमारे श्रमिक भाई अब भ्रमित ये हो रहे हैं कि साहब कौन सा राजनीतिक दल हमारा हितैषी है, ये बताइए ना, कौन हितैषी है? हाँ। एक बात बताइए, राजनीति का हम पर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के 3 नेता शहीद हुए हैं, 3 नेता शहीद हो गए हैं। आज तक कभी किसी नेता ने मंच से कहा कि आप राजीव गांधी की शहादत पे वोट दीजिए, इंदिरा गांधी की शहादत पे वोट दीजिए? ये जो चल रहा है आज गरीबों की उस पे खड़े होकर के, आप सोचिए, प्रेग्नेंट महिलाएं बच्चा दे रही हैं और प्रसव पीड़ा हो रही है, प्रसव हो रहा है, उसके बाद 500 किलोमीटर चल रही है। शैलेंद्र जी अब देखिए, संयोग है शैलेंद्र जी, संयोग है, 2 मेहमान और जुड़े हुए हैं शैलेंद्र भाई। संयोग है ऐसा कि डॉक्टर खेड़ा आज हमारे साथ हैं और उनकी पृष्ठभूमि के बारे में हम और आप सब जानते हैं, कम से कम मैं तो जानता ही हूं। और अगर 84 और 89 और 90 की राजनीति की तरफ चले जाएंगे तो यह अध्याय बिल्कुल दूसरा हो जाएगा, हम एकदम दूसरी तरफ चले जाएंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, इसलिए हम उस पर जाते ही नहीं, हम उस पर बिल्कुल नहीं जाते, हम आज के विषय पर रहते हैं। और आज 2-3 महत्वपूर्ण विषय शैलेंद्र जी देश के सामने हैं। आपने अपनी बात रखी, हम आते हैं जरा एक बार नावेद भाई को जोड़ लें, फिर जरा अर्थव्यवस्था के सवाल पर शैलेंद्र जी आपके पास और हम डॉक्टर खेड़ा साहब के पास जाएंगे। हमें बताइए नावेद साहब कि ये जो हो रहा है ये पहले से ही काफी हो गया था, अब ये नया विवाद, किराए का विवाद जोड़ना, ये क्या है नावेद साहब? जी देखिए, इस जो संकट से दुनिया गुजर रही है, इसमें दुनिया के अधिकांश देश इससे लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें एक देश दूसरे देश की रणनीति को भी वॉच कर रहा है कि हमें कैसे लड़ाई लड़नी है, कौन कितनी अच्छी लड़ाई लड़ रहा है, कौन किस तरह के संसाधन इस्तेमाल कर रहा है, कौन किस तरीके से। जैसे भारत ने कई देशों की, भारत की अपनी कोई भी अपनी खुद की रणनीति नहीं थी, ये कहना पड़ेगा। हमें ताली बजाने से लेकर लॉकडाउन का फैसला हमने दुनिया के दूसरे देशों से देखा कि ये लड़ाई का एक बहुत अच्छा हथियार, अच्छी बात है, उसको हमने अपनाया, स्वीकार किया। भारत ने
ताली बजाने तक की जो एक रणनीति थी प्रोत्साहित करने की, बहुत अच्छी बात है और भारतवासियों ने भी उसको अपनाया। इसी तरह मेडिकल ट्रीटमेंट, लॉकडाउन, ये सारी चीजें, तो एक देश दूसरे देश पर निगाहें रखे हुए है। भारत दुनिया का बड़ा देश है, बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है, उस पर भी दूसरे दुनिया के बड़े देश देख रहे हैं कि भारत इस लड़ाई को कैसे लड़ रहा है। लेकिन थूक रहे होंगे कि भारत में इतनी गंदी राजनीति है, भारत सबसे ज्यादा खतरों में है क्योंकि बहुत बड़ी आबादी वाला एक गरीब देश है, जहां हम आर्थिक मोर्चे पर पहले से ही कमजोर हो गए थे, जहां पर हमारे पास इलाज के संसाधन नहीं है, लगातार हम लोन लेते चले जा रहे हैं, वहां पर हम छोटी छोटी बातों पे लड़ रहे हैं। लड़ने के बजाय, इस कोरोना से लड़ने के बजाय इतनी छोटी बातों पर कि तुमने पेमेंट की फाइल भेजी थी, तुमने पेमेंट दिया, हमने नहीं दिया, बार बार लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश जैसा इतना विशाल प्रदेश जो खतरे के मुहाने पर बैठा हुआ है, वहां के बड़े बड़े नेता हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, चाहे उसमें कांग्रेस हो, चाहे सत्ता उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो, दोनों को शर्म आना चाहिए है। अगर इसमें एक भी गलत है तो दूसरे को इग्नोर कर देना चाहिए है। हमें बड़ी लड़ाई लड़ना है, मिलकर लड़ाई लड़ना है। हम ये कह रहे हैं कि हम एक टीम बन के लड़ना चाहते हैं, लेकिन छोटे छोटे मामलों के ऊपर बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें ये कह रहे हैं कि बसों का किराया दिया नहीं दिया, फाइल आई नहीं आई। ये तो बच्चे भी नहीं करेंगे। दुनिया जब देख रही होगी कि हमारी लड़ाई क्या है, तो वो ये भी देख रही होगी। देखिए, बहुत बड़े बड़े लोकतांत्रिक देश दुनिया में और भी हैं, वहां भी सियासत होती है। नावे साहब, आपकी बात से एक बात ख्याल में आ रही है, वो ये कि हम सब यही देखते सुनते पढ़ते हुए बड़े हुए हैं कि राजनीति देश को दिशा देने का काम करती है। वैसे भी राजनीतिक दल जब सत्ता में पहुंचते हैं तो वो हमारे नीति निर्माता बनते हैं, लेकिन जिस स्थिति के बारे में आप बयां कर रहे हैं वो वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है, हास्यास्पद है कि देश इतने बड़े संकट से जूझ रहा हो, ये वैश्विक महामारी हो, सबके सामने एक चुनौती हो, और दो सरकारें, दो जिम्मेदार सरकारें, दोनों बड़े प्रदेशों की सरकारें, दोनों ये दावा करती हुई कि हम सबसे बड़े हितैषी हैं फला फला वर्ग के, एक दूसरे को किराए को लेकर नुक्ताचीनी करती दिख रही और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम नावे साहब आएंगे, जरा एक बार जो शैलन जी ने कहा, शैलन भाई जो कह गए उसका जवाब हम डॉक्टर खेड़ा से ले लें, फिर हम जरा इस आरबीआई वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस और आज जो सोनिया गांधी ने जो विपक्षी दलों के साथ बैठक की और कोरोना वायरस, लॉकडाउन, इस सब को लेकर जो टिप्पणियां की उस पर आना चाहते हैं। डॉक्टर खेड़ा, ये जो शैलन जी ने टिप्पणी की उस पर आंसर करिए। वो ये कह रहे हैं कि साहब बीजेपी की सरकार सियासत कर रही है, हम तो शुद्ध तौर पर मदद करना चाह रहे थे, उन मजदूरों की मदद हो जाती, कुल जमा इतना ही मकसद था। बोलिए। जैसे ही कोरोना फैला, तुरंत सबसे पहले भारतवर्ष ने वुहान से अपने स्टूडेंट्स, अपने लोगों को बुलाया। ये सियासत थी क्या? 20 लाख करोड़ रुपया दे देना इकट्ठा करके कहीं से भी बजट में निकाल के पूरे हिंदुस्तान को इसी वर्ष में, ये सियासत है क्या? ट्रेन में लोगों की व्यवस्था करके हर जगह नोडल अफसरी अपॉइंट करके, नोडल ऑफिसर्स को रजिस्ट्रेशन करा के, लोगों को बाकायदा क्वारंटाइन करके, उनके थर्मल चेकिंग करके, मास्क लगवा के स्टेशन पर बिठा के लाखों लोगों के उनके गंतव्य घरों पर पहुंचा देना, ये सियासत है क्या? प्रियंका गांधी अगर 1000 बसेस को कह रही, उनका स्वागत किया गया, उनसे अगर बसों के नंबर मांगे गए फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए, जो कि एक पता है प्रक्रिया है एक सरकार की, उसमें अफसर का काम है, कोई राजनीति से मतलब नहीं, ये सियासत है क्या? लेकिन अगर आप बराबर झूठ बोलोगे, अगर देश को एक साथ बांटने के लिए, जागरूकता लाने के लिए अगर प्रधानमंत्री अपील करता है कि एक दिन एक शाम को पूरा हिंदुस्तान उन लोगों को याद करे, उन डॉक्टरों को सलाम करे, उन नर्सिस को सलाम करे जो अपनी जान पर खेल कर लोगों को बचा रहे हैं, ये सियासत है क्या? आपने उसका भी मजाक बनाया जब लोगों ने उस दिन घंटा बजाने की बात की, ये भी एक जागृति के लिए लोगों को इकट्ठा होने के लिए बात एक प्रधानमंत्री ने कहा, लोगों को पता लगेगा क्या हो रहा है, संकट आ रहा है, इससे जूझना है हमको मिलजुल के। उसको भी आपने मजाक बना के राहुल गांधी ने हंसी में डाल दिया गया, आप घंटी बजा रहे, खुद घंटी लेके क्या दतिया के मंदिर में बैठ नहीं गए थे क्या? ये अर्जुन पैंट के जनेऊ निकाल के पूजा के लिए चुनाव के दिनों में, और उसी का अब ये विरोध कर रहे हैं। सियासत ये है कि 3 से 70 पर आपने पाकिस्तान का साथ दिया मामला को यूएनओ में बता के। सियासत ये है कि आप झूठी बसों के नंबर लिखवा रहे हैं जबरदस्ती वाहवाही लेने के लिए। सियासत ये है
कि आप जबरदस्ती आज आपने पैसे मांग के दिखाना चाहते हैं कि हमने बड़ी भारी मदद की थी 70 बसें बेचकर पूरे राजस्थान में, एक जिले में, जबकि वहाँ हजारों बसें गई, मामूली 70 बसें भेज दी आपने, उसके लिए आप आज भाई बताना चाहते हैं? ये सियासत है। सियासत ये है कि आप हमको ये बता रहे हैं कि मजदूर को कुछ नहीं हो रहा। अरे करोड़ों मजदूरों की वापसी होना है, यहाँ पर कोरोना से संकट है, ट्रेन का चलना नामुमकिन हो रहा है, उसको मुमकिन किया गया, उनको सैनिटाइज किया जा रहा है। भारत सरकार 24 घंटे उसमें लगी हुई है, बसें ट्रेन रोजाना खोलती जा रही है, और आप उसको सियासत का रूप दे रहे हैं, मदद करने के बजाय 24 घंटे मजदूरों डॉक्टर खेड़ा ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। और हमें लगता है कि सियासत ये भी है कि एक दूसरे पर लगातार आरोप प्रत्यारोप करना, क्योंकि अब तक तो ये सिलसिला थमा हुआ नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, दर्शकों पर छोड़ते हैं। डॉक्टर खेड़ा, शैलन जी, नावे साहब, दर्शकों पर छोड़ते हैं, जनता पर छोड़ते हैं, वही ये तय करेगी, वही ये तय करेगी कि क्या है और कितना। नहीं ठीक है, आप दोनों लोगों ने अपनी बात रखी है। अब क्योंकि विषय कई है, हम अगले विषय की तरफ डॉक्टर खेड़ा बढ़ना चाहते हैं, अगले विषय की तरफ बढ़ना चाहते हैं। नकाब हुए, झूठी बसों के नंबर पकड़े गए, ठीक। अब थोड़ा आगे शैलन जी जुड़े हुए हैं, वो अगले हिस्से में जवाब देंगे। हमने अर्थव्यवस्था का सवाल भी अब ले आते हैं, और आशुतोष गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी, एक अर्थशास्त्री की निगाह से आज जो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने जो कुछ कहा है, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं आशुतोष जी कि उसका सरलीकरण क्या है। मतलब जब वो ये कहते हैं कि जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव रहेगी, तो इसका अर्थ क्या हुआ? जैसे आज उन्होंने बहुत सारे आंकड़े भी रखे, उन्होंने बताया कि साहब 4 बड़े राज्यों में जो उत्पादन है, जो उत्पादन की इकाइयां हैं, उनमें काम पूरी तरह से ठप है। यह भरोसा दिलाया गया कि अप्रैल 2021 तक हालात कुछ बेहतर होगी। क्या देख रहे हैं आप, और आप जब विश्लेषण रखेंगे तो क्या कहेंगे प्राइम न्यूज के दर्शकों से कि आरबीआई गवर्नर की बात का ये मतलब है, इसको ऐसे लेना चाहिए, इसको ये समझना चाहिए? प्लीज बोलिए। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आरबीआई गवर्नर साहब ने जी, सबसे बड़ी बात इन्होंने जो आपके रेपो रेट में कटौती की और रिवर्स रेपो रेट में जो 2 कटौतियां की है, उससे उन्होंने जो ईएमआई की बात की थी, ईएमआई को लेकर उनका ज्यादा इंफेसिस था। ठीक है, सबसे बड़ा इंफेसिस, क्योंकि मध्यम वर्ग जो है वो या तो ईएमआई में ही फंसा हुआ है, और हम सबको ये पता है कि आज जिस तरह से लॉकडाउन चल रहा है पूरे देश में जी, और पूरे विश्व में, बहुत लोगों की तो जॉब जा चुकी है जो प्राइवेट सेक्टर में है, या बहुत लोगों की सैलरी में लगभग 50% तक की कटौती हो गई है। तो रेपो रेट में कटौती होने से जरूर फायदा होगा, इंटरेस्ट में कमी आएगी, जिससे कि ईएमआई की वैल्यू कम होगी। लेकिन जो नेगेटिव बात जिन्होंने बोला है, नेगेटिव ग्रोथ होगी जी, तो ये तो आप समझ लीजिए कि 2 महीने का साइकिल बहुत बड़ा साइकिल है किसी भी अर्थव्यवस्था में। अगर आप 2 महीने तक कोई प्रोडक्शन एक्टिविटीज बंद कर देंगे तो अल्टीमेटली डिस्पोजेबल ऑफ इनकम लोगों के पास नहीं आएगा, और फिर वो इम्पैक्ट आपकी डिमांड पे होगा, और जिसका इम्पैक्ट फिर जो कि प्रोडक्शन यूनिट्स है उनके ऊपर होगा। और जो भारत में आज जो सबसे बड़ी समस्या आने वाली है जी, वो आपकी कोइंसिडेंस ऑफ वर्क एंड लेबर, जहां पे काम है वहां पे लेबर नहीं मिलेगी। ये आप आज, मैं आपके चैनल पे पहले भी आके ये बात बताया था मैंने इस बात को जी। और जैसे प्रवासी मजदूर की, देखिए जोड़ना बहुत जरूरी है, इस बात को समझना आज उसको बहुत जरूरी है कि प्रवासी मजदूर जितना ज्यादा मूवमेंट कर रहे हैं अपने राज्यों में जाने के बाद, आप समझ लीजिए प्रोडक्शन एक्टिविटीज और हैम्पर करेगी, और आपको इसका, और मुझे लगता है परिणाम इससे और खराब हो सकते हैं। कि आज मैं आपको मतलब एक चेतावनी समझ लीजिए इसको अर्थव्यवस्था में, मतलब आने वाले दिनों में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आशुतोष जी, आप ये इशारा कर रहे हैं, इससे बच नहीं सकते। 100%, बिल्कुल 100%। अर्थशास्त्री होने के नाते मुझे लगता है जहां पे भी कहीं गैप आता है, और जहां पे भी ये गैप कम से कम 2 महीने का है, और आज देखिए उनके मन में आज लॉकडाउन खुलने के बावजूद भी प्रवासी मजदूर अपने घर की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको अभी फिलहाल विश्वास नहीं है कि ये लॉकडाउन आगे हो सकता है दोबारा हो जाए, तो फिर वो दोबारा परेशान होंगे। और जो सबसे बड़ी समस्या थी, जो विषय मैंने आपके सामने रखा था आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि मुझे लगता है सरकार ने एक अध्यादेश जरूर इस विषय पे लाना चाहिए था। अगर हम
एक ऐसा अध्यादेश लाते जिसमें कि किराया, जो लोग वहां पे किराए पे रह रहे थे, किराए वाला विषय अगर ध्यान पे दिया होता तो आज ये स्थिति वो नहीं होती जो हम देख रहे हैं। इसे रोका जा सकता था, इसे जी, रोका जा बिल्कुल। सकता था। आपने पिछली बार भी इस बात की वकालत की थी और आपने ये कहा था कि सरकार जी। में बैठे लोग इस बात पर तुरंत ध्यान दें, क्योंकि जो प्रवासी भाई हैं, जो श्रमिक और मजदूर भाई हैं, वो एक ही जी। चिंता से सबसे ज्यादा पलायन कर रहे हैं और वो चिंता है किराए की। और बड़े विस्तार से आपने इसकी ये जानकारी रखी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी भी देर नहीं हुई है, अगर अभी भी सरकार आपकी बात पर या आपके सुझाव पर विचार करेगी तो शायद वो खामियाजा या उतनी बड़ी मात्रा में न भुगतना पड़े। हम एक दूसरी तरफ लेकर आपको चलते हैं आशुतोष जी, एक सवाल और, वो ये कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया इन टोटलिटी, जिसमें प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि आरबीआई की जो पिछली घोषणाएं हैं और सरकार के जो दूसरे पैकेजेस हैं उनको अगर मिला लिया जाए तो, ये प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा। अब आज आरबीआई गवर्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी की विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक हुई तो उसमें सोनिया गांधी का आरोप यह था कि अर्थव्यवस्था के सामने जितना बड़ा संकट है, उस संकट से निकलने के लिए, अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए जितनी बड़ी पूंजी झोंकनी चाहिए, सरकार उतनी बड़ी पूंजी का सपोर्ट नहीं दे रही है। इस आरोप को आप जैसा व्यक्ति किस नजरिए से देख रहा है? क्या और ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है जो सरकार नहीं दे रही है, या फिर सरकार फिलहाल इतना ही सपोर्ट दे सकती है जो उसने दिया है? कैसे देखते हैं आप इस सवाल को? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो सरकार ने एमएसएमईज को सपोर्ट किया, जिस तरीके से सरकार ने किसानों के लिए जो योजनाएं बना रही है और जो रूरल एरियाज में, क्योंकि सरकार का फोकस रूरल डेवलपमेंट में होना चाहिए और गांव के आसपास किस तरह से सरकारी जो व्यय है उसको बढ़ाया जाए, इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वहां के लोगों की डिस्पोजेबल इनकम उनकी बढ़नी चाहिए, तभी आपकी डिमांड बढ़ेगी। ये बात एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। और सरकार ने अभी जो सेक्टर्स को खोलने की बात की है जी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को इनवाइट किया है कि ज्यादातर सेक्टर्स में भी इन्होंने खोलने की बात की है। अभी क्योंकि सरकार अभी जो क्राइसिस है उसमें सरकार के पास भी जो एक तरह से रेवेन्यू जनरेशन होगा वो उस तरह से नहीं हो पाएगा। तो आप ये समझिए, सरकार के पास एक सीमित संसाधन है और जिस संसाधन के माध्यम से सरकार ने जिस तरीके से कदम उठाए हैं उसकी सराहना जरूर हो सकती है, लेकिन कुछ कदम और हमें लेने पड़ेंगे। जहां तक मुझे लगता है कि आरबीआई के माध्यम से जो 8 लाख करोड़ की बात की गई थी, जो आरबीआई जो सुझाव दे रही है, मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा सा कुछ डायरेक्ट इम्पैक्ट वाली बात आनी चाहिए। कुछ लोगों को इसमें त्वरित तरीके से रोजगार उपलब्ध कराए जाए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा, मुझे लगता है कुछ स्टेट्स में ऐसा क्रियान्वयन सरकार ने किया है, राज्य सरकारों ने, और जिसकी वजह से लोगों को रोजगार मिलने लगा है गांव में भी। और जब तक सरकार इस विषय को एक बृहद तरीके से नहीं समझेगी कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देना पड़ेगा, कम से कम खाने की व्यवस्था हो जाए, खाने की व्यवस्था हो जाएगी तो देश में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये आप बड़ा इंश्योर कर लीजिए। जितने लोग भी आज अपने गांव की तरफ गए हैं उनको खाली खाने की चिंता है, सर्वाइवल की चिंता है कि कम से कम मैं अपने घर जाके वहां पे खाली खाने की व्यवस्था करनी है मुझे, बस इतनी चिंता करनी है। ठीक है। तो सरकार ने जो कदम उठाए हैं, लेकिन थोड़े से अभी भी मुझे लगता है सरकार को कुछ कदम और, थोड़ा सा और पुश की जरूरत है, थोड़ा सा पुश की जरूरत पड़ेगी। आशुतोष जी, बहुत शुक्रिया आशुतोष जी, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए, एक एक्सपर्ट राय हमारे पैनल में रखने के लिए। अब हम डॉक्टर खेड़ा, नावेद शिको साहब और शैलन जी का रुख करना चाहते हैं। डॉक्टर खेड़ा, जो कि आप एक बड़ा गंभीर व्यक्तित्व हैं, हम 2-3 सवालों पर, देखिए अर्थ का विषय तो हमने आशुतोष जी के सामने रखा, लेकिन आज विपक्षी दलों की बैठक में सोनिया गांधी ने कई और टिप्पणियां की जिन पर आपका प्रतिक्रिया देना बड़ा जरूरी है और हम चाहते हैं कि बड़ी गंभीरता से प्रतिक्रिया रखें। एक तो उन्होंने कहा अपनी टिप्पणी करते हुए विपक्षी दलों के साथ कि दिक्कत यह हो रही है देश में कि सारी शक्तियां पीएमओ में ही सीमित हो गई, आज ये कहा गया, और इस वजह से जो संविधान की संघवाद की अवधारणा है वो कहीं खो रही है। पहला जो उन्होंने हमला बोला, इस पर आप जिम्मेदारी से बोले। नंबर 2, उन्होंने कहा कि साहब लॉकडाउन कब तक रखना है, कितने दिनों का रखना है, लॉकडाउन के बाद क्या करना है, सरकार को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक अनिर्णय की स्थिति में सरकार रही। नतीजा यह है कि आज ऐसी सिचुएशन में
हम सब हैं और अर्थव्यवस्था डावाडोल हो चुकी है। क्या जवाब है इन सवालों के, प्लीज बोलिए सर। पहली चीज तो ये है, सोनिया गांधी ने वही किया है, कहा है जो वो खुद किया करती थी। सारी शक्तियां 10 जनपद में रहती थी मनमोहन जी के समय में, सारा हिंदुस्तान जानता है, पूरा विश्व जानता है, 10 जनपद में सारी शक्तियां निहित थी। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय में ऐसा नहीं है। वो सबसे सलाह लेते हैं, हर बार उन्होंने मुख्यमंत्रियों के साथ मंत्रणा की है, उस पर विचार किया है, एक लंबी बहस विचार विमर्श करने के बाद फैसले लिए हैं। इसलिए ये कहना तो महाझूठ है कि शक्तियां वहां पर निहित हैं, बिल्कुल झूठ है। इस समय भी जैसे मिडिल स्केल या माइक्रो स्केल इंडस्ट्रीज के लिए जो सहायता वगैरह पहुंचानी थी, या गांव में रोड, सड़कें या राष्ट्रीय राजमार्ग शुरू करके मजदूरों को जो नौकरी काम देना था, उन सब पर नितिन गडकरी जी के साथ पूरा विचार विमर्श हुआ। एक बड़ा भारी प्लान बनाया गया और उसमें ये तय किया गया कि गांव के पास से जो मार्ग निकल रहे हैं वहीं पर उनके रहने की व्यवस्था 15-15 दिन की जाए, वहीं उनके क्वारंटीन मेडिकल एड दी जाए। 15 दिन काम करने के बाद वो अपने घर जा सकते हैं, फिर आगे चेक कराएं वो। तो ये सारी व्यवस्थाएं सब बहस करके विचार विमर्श करके सब लोगों से हो रही है। हर तरह के एक्सपर्ट से वो चर्चा करते हैं, डॉक्टरों से चर्चा की, ICMR से चर्चा की उन्होंने, इसी तरह विदेश के मामलों में सारे राजदूतों से चर्चा की, सारे मुख्यमंत्रियों से पूछ के फैसले लिए गए। तभी भी सोनिया गांधी ये बोल रही है सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक प्रजातंत्र प्रणाली मोदी जी के समय में हो रही है। ये कांग्रेस शासन थोड़ी है जहां तानाशाही चलती थी। एक फैसला ले लिया 10 जनपद में, मनमोहन सिंह जी ने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। बिल्कुल सफेद झूठ सोनिया गांधी ने ये बोला है। रहा आर्थिक का सवाल, आर्थिक समस्या तो आनी ही थी। जब इतने लोग एक साथ संकट में फंसेंगे, करोड़ लोगों का सवाल है, तो ये इसमें GDP भी गिरेगा, उत्पादन भी गिरेगा, रेपो रेट भी गिरेगा, इसमें निवेश भी गिरेगा, एक्सपोर्ट भी गिरेगा। इसमें कौन सी नई बात वो बोल रही है? हम तो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। उनका कहना यह था कि लॉकडाउन को लेकर सरकार एक अनिर्णय की स्थिति में हुई। उसमें आगे भी उन्होंने कहा कि साहब सरकार को यह लगता था कि 21 दिन में कोरोना कंट्रोल हो जाएगा, जबकि कोरोना महीनों या वर्षों रहने वाला है। उस हिसाब से एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग सरकार को रखनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने नहीं की। अजीत जी, इसका एक लाइन में तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए पूरे विश्व के साथ, तो आपको पता लगेगा और उनको भी पता लग जाएगा, और मन में वो जानती हैं कि सबसे अच्छा, सबसे बेहतर तरीके से अगर कोरोना के खिलाफ लड़ी गई है तो हिंदुस्तान में ली गई है। पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा है कि इन्होंने कैसे इस तरह से कंट्रोल किया। 1.25 करोड़ के लोगों के देश में हम सिर्फ वहीं पर 1 लाख मरीजों तक किसी तरह आज रुके हुए 3 महीने में। ये अपने आप में एक बड़ा आश्चर्य नहीं है क्या? उनको तो बधाई देना चाहिए थी प्रधानमंत्री सोनिया गांधी को कि आपने अच्छा काम किया, हम आपके साथ हैं। फिर भी उनकी आदत पड़ी है कि जो उन्होंने करना, हमें तो विरोध करना है, हमें तो बोलना है, बस जो भी है आप बोल देंगे। यही सवाल कि आखिर ये टिप्पणी विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई, क्यों उभर कर सामने आ रही है, जबकि देश के सामने ये तजुर्बा है कि साहब पंजाब की सरकार या महाराष्ट्र की सरकार, देश में वो सरकारें रही हैं, यहां तक कि दिल्ली की सरकार, जिन्होंने केंद्र सरकार के फैसला लेने से पहले ही अपने अपने प्रदेशों में न केवल लॉकडाउन पहले अनाउंस किया, बल्कि उसको पहले किया भी। शैलन जी, हमारी आवाज आपको मिल रही है? सुन रहे हैं सर हमारी बात को? आपकी आवाज सुन रहे हैं जी। हमें ये बताइए कि ये आरोप कांग्रेस अध्यक्षा ने लगाया, इसकी क्या बुनियाद है? ये कह रहे हैं डॉक्टर खेड़ा के साहब ये सफेद झूठ है, पीएमओ में कोई शक्ति निहित नहीं है। डॉक्टर खेड़ा ये कह रहे हैं कि अब तक के सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक फैसले लेने वाली ये सरकार है। वो कांग्रेस पार्टी की या यूपीए के रिजीम का भी देश को ध्यान दिला रहे हैं। दूसरा, लॉकडाउन में ये सही है, आप भी जानते होंगे कि पंजाब, महाराष्ट्र या राजस्थान की सरकारों ने कैसे कैसे फैसले लिए। फिर देश की सरकार को, केंद्र की सरकार को अनिर्णय की सरकार कहना कहां तक उचित है? इन दोनों प्रश्नों पर बोलिए। हमारे साथ संदीप चौधरी जी जुड़ गए। संदीप जी, बहुत स्वागत है। शैलन जी बोलिए। मुझे टाइम दीजिएगा। बात शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सरकारी ऐलान हुआ है, सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। ये जो झूठे लोग हैं ये सच बोलने की बात कर रहे हैं, जिनका सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलना काम है। 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, 70 साल में ऐसा हुआ, 70 साल में वैसा हुआ, नेहरू ने ऐसा किया, इंदिरा ने वैसा किया। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो कहते थे कि हवाई चप्पल में बैठने वाले आदमी को हवाई जहाज में बैठना चाहिए। ये वही लोग हैं आज की तारीख में बजे हुए हैं। आज 20 लाख करोड़ का पैकेज का घोषणा करने से पहले उन्होंने ये भाषण दिया था कि ये जो पैकेज घोषणा होते हैं भाई, क्या किसी को मिला
क्या? आज एक आप पूछते हैं क्या किसी को मिला क्या? मैं पूछता हूँ क्या किसी को मिला क्या? ये जो बातें करते थे बड़ी बड़ी, ये बड़ी बड़ी बातों से कुछ होने वाला नहीं है। आपने घंटी बजवाई, लोगों ने बजाई, आपने ताली बजाई, लोगों ने बजाई, आपने दिया जलवाया, लोगों ने जलाया। लेकिन दोस्त, आप जब इस भारत देश में 300 लोग थे, आज 1 लाख पहुंच गए हैं। एक सबसे बड़ी चीज, तमाम डॉक्टर मर चुके हैं, तमाम जो है संस्थान में लोग परेशान हो चुके हैं। पीपी किट की स्थिति आपको पता ही है क्या है। सारी व्यवस्था जो पूरी तरह से चरमराई हुई है, वो आंकड़ों में छुपा करके आप अपने आप को सच साबित करना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। तो मैं धन्यवाद दे देता हूँ कि आप ऐसी सरकार चला रहे हैं। आप बताते हैं तानाशाही नहीं चलती है। कौन सा राज्य ऐसा है आपका जो आपके जो है स्वतंत्रता से काम कर सकता हो? आप बताइए कौन सा राज्य ऐसा है? हरियाणा है, या आपका जो है उत्तराखंड है, या आपका हिमाचल है, या आपका बिहार है, या आपका जो है मध्य प्रदेश है? कहीं तो नहीं चल रहा है। अभी इनके एक प्रवक्ता ने कहा महाराष्ट्र। डॉक्टर खेड़ा आएंगे, उन्हें पूरा कर लेने दीजिए। डॉक्टर खेड़ा आएंगे। शैलन जी बस बोल रहे हैं, आपसे जवाब लेंगे, 2 विश्लेषकों को भी जोड़ेंगे। बोलिए शैलन जी, बोलिए। कुल मिलाकर के ऐसी स्थिति बनी हुई है। आपने सब कुछ वाहवाही लूटने की बात कही, हम कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन 3 आदमी थे, 300 हुए, 300 से 500 हुए, 1 लाख पहुंच चुका है, मृत्यु दर 3.5% पहुंच चुका है, और आप बड़ी अभी भी वाहवाही कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो बैठकर यहाँ झूठ बोल रहे हैं। मुझे लगता है काफी अनुभवी। बहुत छोटा, अब शैलन जी बहुत छोटा जवाब। शैलन जी तुरंत जवाब। डॉक्टर खेड़ा आंसर। डॉक्टर खेड़ा आंसर। अरे ये तो कह रहे 1 लाख हो गए हैं। अरे अब हम ये कह रहा हूँ 125 करोड़ जनता जहाँ पर है, उतना भारी महामारी मची। आप विश्व से तुलना कीजिए ना इसको, आप उसकी तुलना कीजिए ना दूसरे देशों से। अमेरिका, स्पेन, इटली, इंग्लैंड, किसी से तो करो। 80 कंट्री से हम लोग बेहतर स्थिति में है, आपको पता भी है। और अभी आप रुपए की बात कर रहे हैं, 10,000 करोड़ रुपया हर एक स्टेट को जा चुका है, जा चुका टिकट छोड़ के। आप पहले अवगत तो रहिए, खाली आप बोलते जा रहे। आप प्रमाण तो दो किसी चीज का कि स्टेट में हम रातों रात मुख्यमंत्री नहीं बदलते हैं, समझे आप? कांग्रेस की तरह बुलाया और बदल दिया चपरासियों की तरह। या हर मुख्यमंत्री अपने हिसाब से काम कर रहा है। योगी जी का काम ही देख लीजिए ना, उत्तर प्रदेश का काम देख लीजिए ना, आप कितना तत्परता से हुआ है, जनता से हुआ है। डॉक्टर खेड़ा, अब हम जरा नावेद जी और संदीप जी को जोड़ लें, फिर हम आपके पास आते हैं। नावेद भाई, आपके पास आने से पहले हम जरा संदीप जी की एक पहली टिप्पणी ले लें इस कार्यक्रम में, चूंकि थोड़ा देर से जुड़े। संदीप जी देखिए, हमें ऐसा लग रहा है कि अब जैसे जैसे सियासत आगे बढ़ेगी, ये लॉकडाउन की समीक्षा, लॉकडाउन सही था या सही नहीं था, क्या हमने सही समय पर कदम उठाया या नहीं उठाया, शायद भविष्य में ये ज्यादा विश्लेषित हो। जैसा आज एक इशारा मिला कि विपक्षी दलों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पहली बैठक जो कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने बुलाई, जिसमें सपा, बसपा और आम आदमी पार्टी, ये 3 राजनीतिक दल शामिल नहीं थे, 22 राजनीतिक दल इस बैठक में शामिल हुए। उसमें सबसे ज्यादा सुर यही दिखाई दे रहे थे, सुनाई दे रहे थे, और यह कहा गया कि साहब लॉकडाउन कब तक रहेगा, कितना रहेगा, क्या स्वरूप होगा, उसके बाद क्या होगा, इसको लेकर एक अनिर्णय की स्थिति केंद्र सरकार की रही। क्या आप इस दलील से, इस लॉजिक से सहमत हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके का माहौल बना हुआ है उसमें लॉकडाउन बहुत इम्पोर्टेंट था। और जितनी हमारी पॉपुलेशन है, आप जानते हैं, जितनी हमारे पास संसाधन है, उन संसाधनों में वो पूर्ति नहीं कर सकते थे जितनी तेजी से ये फैल सकता था या आगे आने वाले टाइम में फैल सकता है। मुझे लगता है जो भी डिसीजन अभी तक लिए गए हैं सरकारों की तरफ से, चाहे वो कहीं कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे दूसरी सरकारें हो, सभी ने प्रॉपर मिलके सही डिसीजन लिए हैं। लेकिन अभी क्या है, राजनीति करने का वक्त आ गया है। उधर बिहार का चुनाव भी सर पे है, 2022 में यूपी का भी चुनाव है, बंगाल का भी चुनाव है। तो इस टाइम पे हिंदुस्तान कोरोना के साथ साथ राजनीतिक मोड में जा चुका है। ऐसे में राजनीति होनी स्वाभाविक है, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगने स्वाभाविक है। तो अभी आप देखिए आगे आगे होता गया। लेकिन मैं ये कहूंगा, सरकारों ने अपना काम बखूबी किया है, केंद्र सरकार ने भी अपना काम बखूबी किया है, जो कर सकते थे, जो लोगों की मदद कर सकते थे। अभी जरूरत है कि जो जरूरतमंद लोग हैं, जो अपने घर पे पहुंचना चाहते हैं, उनको प्रॉपर पहुंचाया जाए, उनकी समस्याएं कम की जाए। उनकी समस्याएं कम की जाए। लेकिन संदीप भाई, दुर्भाग्य है कि उनकी समस्याओं की तरफ राजनीति थोड़ा कम ही देख रही है, राजनीति अपनी ही रफ्तार और दिशा में चल रही है। नावेद भाई, इस सवाल को आप कैसे देखते हैं? और सबसे पहले तो हम जानना चाहते हैं कि क्या ये लॉकडाउन की समीक्षा का सही समय है?
क्या हम उस चुनौती से बाहर निकल आए हैं जिसमें हम ये कह सकें कि हमने जो किया, हमने जो फैसले लिए, पीछे मुड़कर देखें कि क्या वो सही थे, क्या हम उससे अच्छे ले सकते थे, या हमसे कहीं चूक हो गई वगैरह वगैरह? कोई अनिर्णय की स्थिति आपको दिखती है? जी नहीं, अभी ये बिल्कुल समय नहीं है कि पीठ थपथपाई जाए, किसी की तारीफ की जाए या फिर बहुत ज्यादा आक्रामक हुआ जाए। एक बात, कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं जो बहुत हास्यास्पद और चिंता का विषय है। आज जो विपक्षी दलों की बैठक हुई जिसका नेतृत्व जो है सोनिया गांधी ने किया, ये भी एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। विपक्षी दलों की बैठक होना, लग रहा है चुनाव आने वाला है। मुझे लगता है कि आज विपक्ष जिस तरह की सरकार पर हमले कर रहा है, आरोप लगा रहा है, सरकार उनका जवाब दे रही है, आरोप प्रत्यारोप का जो एक जोर हो रहा है उसकी वजह से वो लड़ाई कमजोर हुए जा रही है। उसका एक कारण सरकार भी है। वो इसलिए क्योंकि ये जो विकट स्थिति आई इस देश पर, दुनिया पर, ये कोई मामूली चीज नहीं थी। सदियों में इतना बड़ा संकट आता है और जब बड़े बड़े फैसले लिए गए, ऐसे समय पर सर्वदलीय बैठक होना बेहद जरूरी थी एक लोकतांत्रिक देश में। आज लॉकडाउन के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। लॉकडाउन तो कोई भी उसको गलत नहीं कह सकता है, पूरी दुनिया ने अपनाया, हमने भी अपनाया। लेकिन नावेद, सर्वदलीय बैठक तो नहीं हुई, आपने देखा सर्वदलीय बैठक हुई नहीं, और सर्वदलीय बैठक को बुलाने की जिम्मेदारी तो सत्ता पक्ष पर ही रहती है, क्यों नहीं हुई फिर? मैंने यही बात की, सरकार को सबसे बड़ा जिम्मेदार इसलिए मानता हूं क्योंकि लॉकडाउन से अगर 2 घंटे रखते केवल, जिस तरह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, अगर नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, ये देखते कि लोकतांत्रिक राष्ट्र है, यहां पर हम एक सर्वदलीय बैठक कर ले, इतना बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, उन्होंने इग्नोर भी किया। इस बात को मानना पड़ेगा। अगर वो बैठा लेते विपक्ष को अपने साथ तो विपक्ष मना नहीं करता, फिर ये सवाल भी नहीं उठते कि करोड़ों देश के मजदूर दरबदर भूखे मर रहे हैं, कीड़ों की तरह कुचले जा रहे हैं, दुनिया देख रही है, ये भी नहीं सवाल उठता उस वक्त। फिर बाद में विपक्ष जो कह रहा है कि पहले हमें उनका इंतजाम करना चाहिए था, भले ही हमें उनको 24 घंटे का समय दे दिया जाता, भले ही हम थोड़ा सा लेट हो जाते, लेकिन वो जरूरी था, क्योंकि वो नहीं किया गया। उसके बाद जो अब किया जा रहा है तो ये ज्यादा खतरनाक है। तो ये सरकार के ऊपर ये जिम्मेदारी, ये उनके ऊपर आरोप आएंगे, इतिहास में लिखे जाएंगे कि जब बड़े बड़े फैसले गए उस वक्त सर्वदलीय बैठक नहीं हुई, होना चाहिए था। प्रधानमंत्री जी ने सारे मुख्यमंत्रियों के साथ कोऑर्डिनेशन बनाया कई फैसलों में, कई चीजों में, अच्छा है, तारीफ करनी चाहिए है, एक चीज। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, जो आर्थिक मोर्चे के रिजर्व बैंक ने आज साफ तौर से कह दिया कि आने वाले समय में हम बहुत टूट जाएंगे, एक इशारे में उन्होंने साफ तौर से कह दिया। आज मुझे लग रहा है कि हमारे फैसले जो हैं वाकई हम टूटेंगे नहीं, बिल्कुल टूट जाएंगे, क्योंकि आज भी हमारे आर्थिक मोर्चे पर भी लड़ने के लिए फैसले नहीं। मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि आज जो संकट आया, जैसे कई प्रदेश ऐसे हैं उनकी ये भी पोल खुली कि हम अपने देश के ग्रामीण जनता जो करोड़ों की संख्या में, उनको रोजगार नहीं दे पाते हैं, छोटा छोटा रोजगार भी नहीं, वो जाते हैं बड़े शहरों में नौकरी करने और फिर बाद में वो कंपनियों में, फैक्ट्रियों में मजदूरी करते हैं और वो प्रवासी मजदूर कहलाते हैं। जब उनका रेला आया तो पोल खुली राज्यों की और पता चला कि बहुत बड़ी बड़ी रोजगार देने की बात करते थे, ये है असलियत। उसके बाद में उन्होंने अपना इस जख्म को छुपाने के लिए इस तरह का फैसला किया कि हम भैया अपने लोगों को रोजगार देंगे, कुटीर उद्योग लगाएंगे, सूक्ष्म उद्योग लगाएंगे, लोन आएगा, हर्बल खेती कराएंगे। नावेद भाई, जो सवाल आपने उठाए हैं उनके जवाब जरूरी हम चाहते हैं। डॉक्टर खेड़ा इस पर प्रतिक्रिया रखें, लेकिन आप पूरा कर लीजिए, आप पूरा करिए सर, पूरा करिए। ये कहना चाहता हूं कि जो करोड़ों लोग आ गए हैं अपने अपने राज्यों में और उनको कहा जा रहा है कि हम तुम्हें अपनी जमीन पर रोजगार दे देंगे। आप ये बताइए कि देश तो एक ही है ना, अर्थव्यवस्था को तो हम सब मिलाएं, मतलब हम मिलके उसकी तैयारी करेंगे ना। जो बड़े शहरों की बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, कंपनी जहां पर वो लेबर के तौर पे काम करते थे, उन कंपनियों से भी अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है। क्या वो चौपट नहीं हो जाएगी? क्या यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेशन हुआ है? बिल्कुल सही, आपका सवाल आ गया। हम तुरंत डॉक्टर खेड़ा के पास जाना चाहते हैं। डॉक्टर खेड़ा, इस सवाल को एड्रेस करिए, और हमें लगता है कि आप जैसा वरिष्ठ व्यक्ति कर सकता है कि बहुत सारी सलाहियतें दिखाई सरकार ने, जैसे ये सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक नहीं, दो नहीं, तीन, चार बार मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की बातचीत हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, हर क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ बातचीत हुई, आपने शुरुआत में जिक्र किया, लेकिन सर्वदलीय बैठक से परहेज किया गया। ऐसा क्यों? और ऐसा करके आखिर मिला क्या? क्या ऐसा करके हमने नुक्ताचीनी के लिए जगह नहीं छोड़ दी? ये राजनीतिक मुद्दा नहीं था जिसमें सर्वदलीय बैठक बुलाने की आवश्यकता हो, कतई आवश्यकता नहीं थी। सिर्फ विशेषज्ञों की आवश्यकता थी। इसमें दुनिया भर के लोगों से, WHO के साथ
जोड़ने की आवश्यकता थी कि वहां से पता लगे हमको दूसरे देशों में क्या हो रहा है, कोई दवाई निकल रही, रिसर्च हो रही है, उसके साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता थी। डॉक्टरों का मोरल बढ़ाने के लिए, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ को इकट्ठा करने के लिए उनको ट्रेनिंग की जरूरत थी। इनको सर्वदलीय की पड़ी हुई है क्योंकि इन्हें राजनीति करना है। अभी भी सर्वदलीय की हैसियत की तरह तो उन्होंने अपनी मीटिंग कर डाली ना। उस मीटिंग में क्या नतीजा निकला? अगर इन्होंने इस मीटिंग में कोरोना की बात की होती, संकित होकर ये बात की होती हमें क्या करना चाहिए, उस उद्देश्य से मीटिंग हुई होती तो आज मैं उसकी प्रशंसा करता। आज उन्होंने मिलकर अपोजिशन में बैठ के मीटिंग का की जी, आर्थिक पैकेज नहीं हो रहा जी, मजदूर नहीं जा रहे जी, लोगों को कुछ मिल नहीं रहा जी। बुराई करने के अलावा इन्होंने इस मीटिंग का न कोई उद्देश्य था ना है। अगर इनका उद्देश्य आज ये होता कि हमें देश का भला करना है तो उस मुद्दे पर चर्चा की होती आज कि हम क्या करें, क्या सजेशन सरकार को दे सकते हैं। नहीं, इनको कमियां निकालने के लिए मीटिंग की गई थी। राजनीतिक लाभ कैसे उठाए जाए। अगर मान लो 1 लाख मजदूर गए और 2 कहीं पर रह गए, उन 2 की फोटो लगा के इनको मीडिया में बैठ जाना है। राहुल गांधी जिसके साथ इंटरव्यू ले रहे थे थोड़ी देर के बाद, अच्छा वैसे तो आपने जो उत्तर दिया उस पर हम नावेद जी को जोड़ना चाहते हैं, लेकिन एक बार हम पूछना चाह रहे हैं, शैलन भाई जुड़े हुए आप हमारे साथ, इस बात का कोई उत्तर देना चाहते हैं क्या? जी बिल्कुल कि साहब ये जो बैठक आपने की, आज की जो बैठक कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के नेतृत्व में हुई शैलन जी, वो केवल इसलिए हुई कि सरकार की आलोचना की जा सके और उसमें कोई सकारात्मकता नहीं थी? प्लीज आंसर करिए डॉक्टर खेड़ा की बात का, फिर हम नावेद साहब को भी लाना चाहते हैं। एक बात बताइए, हमारे काबिल है, काफी वरिष्ठ हैं, उन्होंने पहली लाइन में कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। क्यों भाई? बाकी जो सांसद चुन करके आए हैं वो क्या लोकतंत्र के नहीं है? क्या लोकतंत्र में आलोचना करना बुरी बात है? क्या आर्थिक पैकेज की मांग करना जनता के लिए बुरी बात है? क्या विपक्ष का ये काम नहीं है? नहीं है तो बताइए। इस तरीके की चीजें आप ला करके तानाशाही ला देंगे। आपको पहले ही दृष्टिया में, प्रथम दृष्टिया पहले ही राउंड में आपको सबसे पहले एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए थी। सबसे मदद मांगते और जो आपकी मदद न करता तब आप कहते कि ये अपराधी है। चूंकि नावेद जी ने प्रश्न उठाया, शैलन जी और डॉक्टर खेड़ा, और आपने इस पर उत्तर दिया, हम जरा नावेद जी को इससे कितना सहमत है जो डॉक्टर खेड़ा ने आंसर किया, हम जरा उस पर उनकी राय एक ले लेते। तुरंत आपके पास आ रहे हैं, अभी समय है। नावेद साहब हमें ये बताइए कि वो ये कह रहे हैं कि कोई राजनीतिक मसला नहीं था, ये मसला शुद्ध एक तरह का एक्सपर्ट और प्रशासनिक मसला था, इसीलिए एक्सपर्ट्स के साथ बात हो रही थी, मुख्यमंत्रियों के साथ बात हो रही थी। नावेद जी नहीं, बिल्कुल मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं। उनको एक बहुत सीनियर आदमी है, उनका मन भी ये जानता होगा कि ये कोई सियासी फैसला नहीं था, ये देश का फैसला था और देश के फैसले के लिए चुने हुए अन्य दलों के सांसदों को और अन्य दलों को भी सामने आना चाहिए था। उससे सरकार का भी फायदा होता। सरकार घिरती नहीं है। आज एक सबसे बड़ा प्रश्न जो है, जो मुझे और पूरी दुनिया को लग रहा होगा कि लॉकडाउन की कोई बुराई नहीं कर रहा है, उसका स्वागत कर रहे हैं और तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले करोड़ों गरीब मजदूरों जो विस्थापित हैं, जो प्रवासी हैं, उनका इंतजाम करने का समय कुछ लेना चाहिए था क्या? नहीं। अगर सर्वदलीय बैठक होती है, दूसरे दल भी उस फैसले में बैठे होते तो आज वो ये उंगली पे नहीं उठा पाते। क्योंकि हो सकता है कि सरकार ने भाई कोई भी इस तरह की फैसला होगा तो बहुत कम समय में लिया जाता है, कुछ एरर, कुछ गलतियां हो सकती हैं, तो हो सकता है कि ये एक बार विचार आता कि हमारे देश के कितने करोड़ लोग दूसरे शहरों में, दूसरे राज्यों में पड़े हुए हैं, जिनके पास किराए का पैसा नहीं होगा, इनको प्रॉपर खान। कई एक मसला और है, सिर्फ बात ये नहीं कि राशन हमने दे दिया, कई मजदूर ऐसे हैं जो बाहर ढाबे पे खाना खाते थे, उनको खाना भी नहीं बनाना आता होगा, वो बाहर डिपेंड करते थे, तो वो भूखे मरने लगे, उनके पास राशन भी है, उनके अकाउंट में अगर 500 रुपये भी चलिए मान लिया, तो ये स्थिति 2-3 महीने तक ये अगर सर्वदलीय बैठक होती तो जल्दी से नावेद भाई आपकी बात आगे हम चाहते हैं। डॉक्टर खेड़ा बोलिए, जवाब दीजिए इस बात का। वो कह रहे हैं कि साहब बारीकी से विश्लेषण नहीं हुआ, अगर सर्वदलीय बैठक होती, उनका भाव यही है, तो शायद इन सारे पक्षों पर, इन सारे मुद्दों पर भी बात आती और एक बेहतर फैसला लिया जा सकता था। बोलिए, आंसर करिए डॉक्टर खेड़ा। सर, इसको आप सर्वदलीय बैठक नहीं बोलेंगे क्या? हमने इसमें दुआ-भांति की कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री न बैठे, कांग्रेस का मुख्यमंत्री न बैठे, पंजाब का मुख्यमंत्री न बैठे, क्या उनसे सलाह नहीं ली गई? क्या हमने कोई ये किया कि हम खाली बीजेपी के मुख्यमंत्री के साथ दलील तो है? और क्या शैलन भाई आ रहे बिल्कुल आ रहे, बस वो पूरा करें, तुरंत आपके पास आ रहे। बोले डॉक्टर खेड़ा, बोले। सर्वदलीय मीटिंग ही तो है, हर एक मुख्यमंत्री से सलाह ली, तुरंत उसमें एक्शन होना था। उसमें राजनीतिक लोग जो सरकार नहीं चला रहे हैं उनसे पूछने की क्या आवश्यकता थी? आवश्यकता तो
मुख्यमंत्रियों से की, पंजाब के मुख्यमंत्री से पूछा। शैलेंद्र जी बोलिए, अब शैलेंद्र जी आंसर करिए, शैलेंद्र जी अब आंसर करिए जल्दी। देखिए, मुख्यमंत्री को बुलाया गया, उसके लिए उनका स्वागत है, लेकिन जो पूरे देश के तमाम विपक्ष के लोग सांसद उसमें चुन करके आए हैं, उनको बुलाया गया, उनके साथ बात की, और जो वरिष्ठ अनुभवी लोग हैं, जो देश के सेवक हैं, कहीं ना कहीं राज्यसभा रह चुके हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, कहीं ना कहीं सांसद रह चुके हैं, अगर उनके साथ सार्वजनिक रूप से चर्चा होती तो आज हिंदुस्तान की और भी स्थिति अच्छी होती। आपने आरोप लगाने के अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं किया। अभी भी आप सरकार में बैठ करके सवाल विपक्ष पे खड़ा करते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसी सरकार को। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी का आज की डिबेट में आने के लिए, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। अब समय बिल्कुल नहीं है, ये होता तो वो हो जाता, अगर वो करते तो ऐसा नतीजा आता। ये विश्लेषण, ये चर्चाएं आगे चलती रहेंगी, लेकिन फिलहाल का बड़ा संकट यही है जो आज आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है, वो ये कि तकरीबन साल भर तक जो जीडीपी की ग्रोथ है वो नेगेटिव में रहेगी और इसका जो असर है वो तमाम जन सामान्य पर पड़ेगा। सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि इस स्थिति से जल्द निकला जाए और इसी के मुतालिक बहुत सारी घोषणाएं भी की हैं, जिनमें कुछ घोषणाओं में राहत भी है। अब वो राहत कब तक पहुंचती है, कितनी पहुंचती है, उसका असर कितना होता है, हम दोबारा कैसे खड़े होते हैं, किस मजबूती से खड़े होते हैं, इन सारे सवालों को हम आने वाले वक्त में टटोलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, प्राइम न्यूज़ पर खबरें जारी हैं।